सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, कुछ ज़ख्म भर तो जाते हैं लेकिन वो ज़ख्म अपने निशान हमेशा के लिए समझें कि छोड़ जाते हैं, निशान में बाकी रहते हैं। और उन निशानात को देख कर अगर ये एहसास हमेशा रहे कि कभी कोई गहरा ज़ख्म भी लगा था, ठीक उसी तरह जब ज़िल्लत मुकद्दर बन जाती है तो फिर सारी उम्र उसका रोग लगा रहता है। और वो जो ज़िल्लत के दाग हैं कभी धुलते नहीं हैं, बल्कि हमेशा आप समझ लें कि उनका अक्स दिखाई देता है। लेकिन बाज़ औक़ात इंसान समझ लें कि ढिठाई की हदों को इतना छू जाता है कि फिर उसको याद ही नहीं रहता कि वो अपने अमाल की वजह से अपनी इज़्ज़त खो बैठा है। क्या यूँ कह लिया जाए तो शायद मेरे ख्याल से ज़्यादा मुनासिब होगा कि ऐसा इंसान जिसको ना अपनी इज़्ज़त का ख्याल हो, ना दूसरों के वक़ार का पास हो, तो उसका किरदार यकीनी तौर पर अच्छा नहीं हो सकता। जैसे भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का किरदार। भारत ने हमेशा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए तरह तरह की, आपको पता है कि साजिशें की हैं, लेकिन वो अपनी हर साजिश में बुरे तरीके से ज़लील हुआ, ख्वार हुआ और हर बार मायूसी ही उसके मुकद्दर में आई। जब नीयत बुरी होती है ना, तो याद रखिएगा कि कभी भी खैर नहीं मिल सकती। और जो फितरतन दूसरों का बुरा सोचता है उसका अंजाम अच्छा कैसे हो सकता है? ये तो कुदरत का निज़ाम ही नहीं है ना कि आप बुरा सोचें, आपकी नीयत बुरी हो, आपके दिल में मैल और आपके लिए कुछ अच्छा हो जाए। जो बुरा सोचेगा उसका अंजाम बुरा ही होगा। अच्छा पाने के लिए आपको अपनी सोच को अच्छा रखना है, अपनी नीयत को अच्छा रखना है, फिर आपके लिए अच्छा ही होगा। अब भारत ने 1965 की जंग, 1965 की जंग में लाहौर में, आपको याद होगा, नाश्ता करने का ख्वाब देखा था, जिम खाना लाहौर में। लेकिन ये ख्वाब उसकी जान का अज़ाब बन गया। भारतीय फ़ौज ने पाकिस्तान को मैली आंखों से देखा तो हमारी बहादुर फ़ौज ने उनकी आंखें निकाल कर सारी मैल साफ करके रख दी। भारत ने जब जब पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों के जाल बुने, वैसे वैसे वो खुद उनके शिकंजों में आता चला गया। अब भारत ने पाकिस्तान को, आपको पता है, अभी हाल में FATF में ब्लैक लिस्ट करने की गेम की, बड़ी गेम, लेकिन क्या हुआ, खुद एक्सपोज होकर रह गया, मुँह की खाना पड़ी। अब मोदी जैसे दहशतगर्द की जारहाना पॉलिसीज़, आप देख लें कि मोदी जैसे दहशतगर्द की ऐसी पॉलिसीज़ जो कि जारहाना पॉलिसीज़ हैं, उनकी वजह से उल्टा भारत FATF की ब्लैक लिस्ट में आ सकता है। ये ख़तरा भारत के सर पे मंडला रहा है और भारत को इस महाज पर बुरी शिकस्त हुई, यहाँ पर भी हर महाज की तरह। अब मकबूजा कश्मीर के मामले पर आप देख लें, सिफारती महाज पर क्या ज़िल्लत नहीं उठा रहा भारत? ज़िल्लत ही उठा रहा है ना। अब भारतीय फ़ौज, भारतीय सेना जिसको ये कहते हैं, मजलूम कश्मीरियों पर जो जुल्म के पहाड़ तोड़ रही है, इसे देखकर दुनिया भारत पर थू थू करने लगी। लेकिन नरेंद्र मोदी और इसकी फ़ौज का इज्जत से क्या काम? ये लोग तो बेइज्जती प्रूफ समझ लें, इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, जिन्हें कभी भी अपनी ज़िल्लत महसूस ही नहीं होती। अब ये समझ लें, भारत ने, आपको पता है कि जाली जो वेबसाइट्स हैं उनके ज़रिए पाकिस्तान का इमेज मुतासिर करने की कोशिश की, लेकिन भारत के इस बेबुनियाद प्रोपेगेंडा ने खुद इनको एक्सपोज कर दिया, अपना इमेज खराब करके बैठ के एक्सपोज हो गए पूरी दुनिया में कि इनकी औकात क्या, इनकी असलियत क्या है। अब आगे देखते हैं जी, भारतीय मीडिया क्या करती जी, अपनी जनता में पाकिस्तान के खिलाफ हेट स्पीच की मुहिम चलाती है। लेकिन भारतीय मीडिया को उस वक्त शर्मिंदगी उठाना पड़ी जब उल्टा उसे पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद नफरत फैलाने पर बरतानिया में बाकायदा माफ़िया मांगनी पड़ी। वो माफ़ी एक दफ़ा नहीं चली, बार बार वो माफ़ी चलानी पड़ी कि हम माजरत ख्वाह हैं, हम माजरत ख्वाह हैं, माफ़ी चाहते हैं। ये इनकी औकात। कहने का मकसद कि भारत ने पाकिस्तान को जंगी और सिफारती महाज पर नीचा दिखाना चाहा, लेकिन हर बार मुंह की खाई। अच्छा, जैसे कि आप जानते हैं नाज़रीन कि भारत को पाकिस्तान के मामलात में टांग गड़ाने का बड़ा शौक़ है। अब ये अलग बात है कि वो अपनी टांग हर बार तुड़वा चुका है, लेकिन पंगे लेने से बाज नहीं आता भारत। पुलवामा हमला भारत का एक बाकायदा ड्रामा था, बल्कि यूँ कह लें कि मोदी जैसे शख्स की एक शैतानी चाल थी जो उसने पाकिस्तान के खिलाफ चली। अब पुलवामा हमले के बाद भारत ने जाली सर्जिकल स्ट्राइक्स का ढोंग रचाए, अभी आपको याद होगा, और ये दावा किया कि उसने बालाकोट में घुसकर दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। लेकिन पता चला कि भारतीय जंगी जहाज़ में मौजूद पायलट खुद ही जहाज़ निकले जिन्होंने सिर्फ दरख्त गिराए और ये दावा कर दिया कि उन्होंने दहशतगर्दों के कैंप को निशाना बना दिया। अब अंदाज़ा करें कि इन्हें दरख्त जो थे ना, दरख्त, वो दहशतगर्द नज़र आ रहे थे, यानी जहाज़ चलाने वाले जहाज़ निकले। वैसे इसमें हैरानी वाली बात भी नहीं है, माजी में भारत को कबूतर, बैलून्स, गुब्बारे और कबूतर
पाकिस्तान के एजेंट लगते थे जो उनकी रातों की नींदें हराम कर चुके हैं, यानी कबूतरों से डर जाते हैं लोग। और तड़ियाँ इनकी सुन लें आप, जो कबूतरों से डर जाते हैं, बैलून से डर जाते हैं। सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान के हवास पे सवार रहता है, बड़ा डरते हैं पाकिस्तान से। ये जानते हैं ना हमारी फ़ौज के हौसले को, अज़म को, हिम्मत को, जज्बे को। अब खैर बात हो रही थी कि किस तरह भारतीय एयरफोर्स ने बालाकोट में जाली जो एयर स्ट्राइक्स हैं इसका दावा किया, और इसके जवाब में फिर भारत के साथ जो हुआ वो कभी भी भुला नहीं सकते। ये क्या कहते हैं ख्वाब को हिंदी में, सपने में भी इनको आता होगा याद ये दिन 27 फरवरी। और अब से ठीक कुछ देर के बाद 2 घंटे 1 घंटे 50 मिनट के बाद, क्योंकि 10:11 हो रहे हैं, 1 घंटे 49 मिनट के बाद अब आपको पता है कि 27 फरवरी हो जाएगा। और इस दिन आपको याद होगा कि हमारी पाक फ़ौज ने भारत को एक सरप्राइज़ दिया था, और इसलिए इस दिन को आप कह लें कि 27 फरवरी के दिन को सरप्राइज़ डे भी कहा जाता है, जो भारत को पाकिस्तान की जानिब से सरप्राइज़। मैं इसमें मज़ीद बात करूंगी, लेकिन पहले जो साबिक DG ISPR थे उस टाइम पर, जनरल आसिफ गफूर साहब, उनका क्लिप होगा टीम, ज़रा चलाइएगा फिर बात करते हैं। जी तो नाज़रीन, आपने सुना ये साबिक DG ISPR उस टाइम पे जो थे जनरल आसिफ गफूर साहब, वो क्या कह रहे थे। बालाकोट में जो भारतीय एयरफोर्स है इसने जो जाली सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी, जिसके जवाब में पाकिस्तान की एयरफोर्स ने भारत को सरप्राइज़ दिया था, बहुत बड़ा सरप्राइज़। और सरप्राइज़ क्या था कि जो पाकिस्तान एयरफोर्स है उसने भारतीय फ़ज़ाइया की बाकायदा आप कह लें कि हवाइयाँ उड़ा दी, और उनके जो 2 जहाज़ थे वो बाकायदा मार गिराए। अब पाकिस्तान एयरफोर्स की भारत के खिलाफ आप समझ लें कि जो जवाबी कार्रवाई, उसके नतीजे में भारतीय फ़ज़ाइया का एक जहाज़ मकबूजा कश्मीर में जिल्लत की पस्ती में जा गिरा, और दूसरा जहाज़ आज़ाद कश्मीर की हद में आ गिरा। अब पाक फ़ज़ाइया ने अपनी मर्जी के वक्त और मुकाम पर भारत को इस ड्रामेबाजी का भरपूर जवाब दिया। पाक फ़ौज के तर्जुमान ने उस वक्त जो ब्रीफिंग दी थी, अब इसका क्लिप भी देख रहे थे, उसमें उन्होंने क्या बताया कि पाक फ़ज़ाइया ने अपनी हुदूद में रहते हुए भारत के 4 मुकामात पर 6 स्ट्राइक्स की। अब नाज़रीन, पाकिस्तानी पायलट्स ने भारतीय फ़ौज के अहदाफ, और आप समझ लें कि अहदाफ और सप्लाई डिपो को निशाना बनाकर लॉक कर दिया था, और फिर महफूज फासले और खुली जगह पर स्ट्राइक्स की थी। पाक फ़ज़ाइया अगर लॉक किए गए अहदाफ को निशाना बनाती तो जानी नुकसान बहुत ज़्यादा होता, गौर कीजिएगा मेरे जुमले पे। लेकिन एक महज़्ज़ब, और समझ लें कि महज़्ज़ब के साथ पेशा वराना फ़ौज होने के नाते हमारी पाक फ़ज़ाइया ने अपने हदफ को लॉक तो किया, लेकिन निशाना बनाने के बावजूद हमला नहीं किया। सिर्फ भारत को पैगाम देना मकसद था हमारा कि तुम हमारे निशाने पर हो, लेकिन हम बहादुर हैं, तजुर्बाकार हैं, इसके बावजूद एक जिम्मेदार फोर्स है, सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फोर्स, जिम्मेदार फोर्स है। क्योंकि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, हम प्रैक्टिकली साबित करते हैं, ज़बानी जमा खर्च नहीं। और हमने प्रैक्टिकली साबित किया कि हमारी फ़ौज ज़िम्मेदार रिस्पॉन्सिबल फोर्स है, और पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है जो अमन चाहता है, खित्ते में अमन, इंतशार नहीं चाहता भारत की तरह, अमन चाहता है। हमने प्रैक्टिकली साबित किया। अब ये जो सरप्राइज़ था नाजरीन, ये भारत के समझ लें कि हवास पे सवार हो गया, और सपने में भी, दोबारा मैं कहूँगी सपना कहते हैं ना ख्वाब को हिंदी में, इनके सपने में भी याद आता होगा ये दिन इनको। और भारत के लिए सरप्राइज़ ऐसा समझ लें कि इनको सारी ज़िंदगी याद रहेगा। फरवरी जब शुरू होता होगा ना, तब से इनको याद आना शुरू हो जाता होगा 27 फरवरी वाला सरप्राइज़। अब पाक फ़ौज के तर्जुमान की जानिब से भारत को यह भी कहा गया था कि उसने बालाकोट में अपनी हद को पार किया, अब वो सरप्राइज़ के लिए तैयार हो जाएं। पाकिस्तान एयरफोर्स ने फिर भारतीय पायलट अभिनंदन जैसा नमूना, अगर मैं कह दूँ, भगरी करेंगे, साथ तस्वीर भी चाह रही है अभिनंदन भाई साहब की। अभिनंदन जैसे नमूने को पकड़कर भारत को हैरान और परेशान कर दिया। पता नहीं कि अजय देवगन से इंस्पायर था ये अभिनंदन, लेकिन आगे पता चला जब गिरा हुआ उठाया हमने। अब सरप्राइज़ बज़ाहिर एक अच्छी चीज़ होती है अगर देखा जाए। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी बर्थडे हो, आपको बर्थडे पे कोई सरप्राइज़ दे, आपके प्यारे आपको सरप्राइज़ देते हैं, तो आपको शायद अच्छा लगता होगा, या फिर ऐसा तोहफ़ा जो आपको पसंद हो, आपके चाहने वाले आपको दें, वो भी आपके लिए सरप्राइज़ होता है। लेकिन भारत को जो तोहफ़ा पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस की जानिब से मिला, वो यकीनी तौर पर उनके लिए खुशी नहीं थी, परेशानी का बाइस था, शर्मिंदगी का बाइस था, जिसने एक बार उनके कह लें कि छक्के भी छुड़ा दिए, और भारत एक बार फिर दुनिया में ज़लीलो ख्वार हो गया जो उनके मुकद्दर में है। अच्छा, ये देखिए हैरत की बात, देख लें कि ये पाकिस्तान के लिए बुरा सोचते हैं, गड़ा खोदते हैं, खुद जाके उसमें गिर जाते हैं। ये पाकिस्तान का इमेज ख़राब करने जब निकले, आप देख लीजिएगा, इनका अपना इमेज ख़राब हो जाता है, गौर कीजिएगा। अच्छा, भारत को एक और चीज़ बड़ा इनके सर पे सवार रहती है, क्योंकि इनके यहाँ मूवीज़ आपको पता है, बॉलीवुड वाले मूवीज़ बड़ी बनाते हैं, और वहाँ पैसा कहाँ से आता है ये भी आपको पता है, बहुत कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इनका अंडरवर्ल्ड कैसे बॉलीवुड को स्पॉन्सर करता है आपको पता है। अब ये जो दुनिया में
ये जो अपनी मूवीज़ के बारे में बड़ा ये दावा करते हैं कि इनके जैसी फिल्में को बना नहीं सकता, हालांकि हॉलीवुड मूवीज़ को कॉपी करते हैं। अब भारत को घुस कर मारने का बड़ा शौक है इनकी। बॉलीवुड की फिल्मों में आपने देखा होगा ये डायलॉग बड़ा बोला जाता है, कभी अक्षय कुमार के थ्रू बुलवा देते हैं, कभी अजय देवगन के थ्रू या कभी किसी के थ्रू, कि जी घुस कर मारा। ये बड़ा इस्तेमाल करते हैं इस डायलॉग का। अब फिल्मों में अपनी इस हसरत को पूरा कर लेते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकली अभिनंदन ने कोशिश की घुस के मारने की या उसने अजय देवगन बनने की कोशिश की, तो अमली तौर पर ऐसा करना मुमकिन नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान में घुसने पर अभिनंदन का जो हाल हुआ से देखकर अब कोई इंडियन पायलट गलती करने की कोशिश भी नहीं करेगा कि घुस के मारा जाए पाकिस्तान में। पाकिस्तान एयरफोर्स के सरप्राइज़ के बाद अपने ये मेरे ख्याल से सपने में भी नहीं सोचेंगे ऐसा करने का दोबारा, बल्कि ख्याल भी अपने दिल में लाने से पहले कई दफ़ा सोचेंगे। अच्छा, पाकिस्तान ने भारतीय जो एयरफोर्स को अगर मैं कहूँगी दिन में तारे दिखाए कि पायलट को आसमान से ज़मीन पे दे मारा, जिससे पहले पाकिस्तानियों ने खूब मारा और उस पर अपना गुस्सा उतारा। और अभिनंदन तो मेरे ख्याल से पाक फौज को दुआएं दे रहा होगा कि जिसने उसकी जान बचाई, पाकिस्तानियों के गुस्से से बचा लिया, वरना उसका हाल भी उसके तैयारे जैसा ही होना था। होश तो पहले बेचारे के उड़े हुए थे। और पाक फौज के हत्या चढ़ने के बाद का क्लिप होगा हमारे पास, ज़रा चलाइएगा। सुना आपने अभिनंदन को, जो भाई साहब पता नहीं किस अजय देवगन से इंस्पायर थे, इम्प्रेस थे, चले थे आके घुस के मारने, और फिर देखें अपना हाल क्या बना। और फिर आपने उनकी बातें खुद ही सुन ली। अब आपने फिल्म देखी होगी, एक और फिल्म है, क्योंकि बॉलीवुड की फिल्मों का ज़रा जिक्र हो रहा है तो मुझे याद आ गई, आमिर खान की फिल्म थी, अच्छी फिल्म थी वो, क्योंकि मेरा इतना ज़र्फ तो ज़रूर है कि अगर एक अच्छी फिल्म बनाएंगे तो मैं तारीफ़ ज़रूर करूँगी। लाजमी नहीं कि दुश्मन की हर चीज़ पर बुराई ही करें, फिल्में अच्छी बना लेते हैं किसी हद तक। आमिर खान की फिल्म थी तारे ज़मीन पर। अभी जो भारत को सरप्राइज़ मिला उसके बाद इनके तैयारे भी ज़मीन पर आ गिरे। यानी जब आप प्रैक्टिकली साबित करते हैं, प्रैक्टिकली कोशिश करते हैं हीरो बनने के लिए, घुस के मारने की, तो फिर तारे ज़मीन पर ही तैयारे ज़मीन पर आ गिरते हैं। लेकिन ये कोई फिल्मी मंजर था नहीं, बल्कि ये एक जीती जागती हकीकत थी जो उन्होंने देख ली, और भारत के लिए शर्मिंदगी। जिस तरह आपको याद होगा नाज़रीन कि भारतीय जासूस ये जो कुलभूषण यादव, उसे जब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने हिरासत में लिया और उसके बाद जब उससे ये गुलवाया कि उसने किस तरह से पाकिस्तान का अमन तबाह करने के मंसूबे बनाए, बाकायदा साजिश की, तो उसने अपने एतराफ़ी बयान में, आपको याद होगा, भारतीय फ़ौज और भारतीय सरकार को बुरे तरीके से बेनकाब किया और सारे फसाद की जड़ भारतीय एजेंसीज को करार दिया कि वो कैसे पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए बाकायदा वो स्पॉन्सर टेररिज्म को फ़रोग दे रहा है। ठीक वैसे ही अभिनंदन ने भारतीय सेना की साजिशों से पर्दा उठाया। और अब एक ऐसा पायलट जो शक्ल से अफसोस के साथ कहूँगी किसी पियोन से कम नहीं लगता, कुछ चपड़ासी लगता है बाकायदा, लेकिन कहीं से भी आप बताएं भारतीय पायलट लगता है, कोई पर्सनालिटी है इसकी? बल्कि ऐसा लगता है कि इसको ज़बरदस्ती मिशन दिया गया हो कि जा भाई पाकिस्तान में जा, सर्जिकल स्ट्राइक कर, घुस के मार के आ। लेकिन इस बेचारे ने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि पाक फजाइया इसकी सर्जिकल गिरफ्तारी कर देगी, सर्जिकल गिरफ्तारी करवा देगी ना। अब यही नहीं, जब ये 3rd क्लास भारतीय पायलट मुंह के बल गिरा तो अवाम ने इसकी जो खातिर जूतों से की वो भी देखने से ताल्लुक़ रखती थी, और फिर इसको पाकिस्तानी आर्मी के जवान बचाकर अपने साथ ले गए। और अभिनंदन ने माना कि पाकिस्तानी अवाम बहुत ज़्यादा जोश में थे और वो उनसे मार खा रहा था। यकीन जाने मुझे सारा कुछ याद करते हुए हंसी आ रही है कि कौन कहता था तुम लोगों को आओ पाकिस्तान में, बड़ा शौक था आके घुस के मारने का, फिर क्या हाल बनाया तुमने अपना, पूरी दुनिया में तुमने जग हसाई अपनी करवाई, अपने देश की, अपने भारत की, और जिन्होंने तुम्हें भेजा था, मतलब मैं हैरान हूँ। अब पाक आर्मी के जवानों ने इसको बाकायदा रेस्क्यू किया, ये तो दुआएं दे रहा होगा पाक आर्मी को कि उन्होंने लोगों से इसको बचाया, वरना तो इसका हशर नशर हो जाना था। पाकिस्तानी अवाम का जोश तुमने जो देखा था ना, अभी तो तुमने वो शुरू हुआ था जोश जब तुम्हें मार पड़ना शुरू हुई थी। तुम्हें रेस्क्यू किया गया पाकिस्तान आर्मी के जवानों की जानिब से, और तुम्हारे साथ अच्छा सलूक किया गया, तुम्हें चाय पिलाई गई, वो चाय जिसके तुम लोग शौकीन हो, पता नहीं कब से तुम्हारे साथ अच्छा सलूक किया। ये जो अभिनंदन है नाज़रीन, अपना टारगेट ढूंढने निकला था, लेकिन बेचारा खुद ही टारगेट हो गया। अब पता नहीं भारतीय सेना को पाकिस्तान का नाश्ता, पाकिस्तान की चाय क्यों पसंद है। अब देखें ना, अभिनंदन को सिर्फ एक चाय के लिए उसको मुंह के बल गिरना पड़ा। शायद भारतीय सेना को भारत में चाय और नाश्ता नहीं मिलता, इनकी शक्लों से अंदाज़ा होता है कि कितना खाना इनको वहाँ पे मिलता है। बल्कि आपको पता है, अब तो ऑन रिकॉर्ड ऐसी वीडियोज़ हैं, वो कहते हैं हमारे पास जूते नहीं है, हमारे पास मेडिसिन नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। एक मुझे खातून का क्लिप याद आ गया कि वो किसी प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रही थी, उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे को और दूसरे बेटे को नहीं भेजूंगी, इतनी नालान थी, इतनी नाराज़ थी भारतीय फ़ौज से। और हमारे यहाँ अगर एक माँ के 7 बेटे हैं, 6 शहीद होके आ जाएंगे ना, वो कहेंगे 7वें पुत्र में मैं आर्मी से भेजना है, फौजी बनाना है, पाकिस्तान के लिए लड़ेगा, ये पाकिस्तान की हिफाजत करेगा सरहदों पे जाके। ये फ़र्क है हिंदुस्तान की आर्मी में, पाकिस्तान की आर्मी में। हिंदुस्तान की आर्मी में जो बच्चे जाते हैं उनकी माँ की सोच में, पाकिस्तान की जो शहीद हैं, शहीदों की जो माएँ हैं, उनकी सोच में
कि 7 बेटे हैं, 6 भी शहीद होकर आ जाएंगे ना, 7वें बेटे को भी जो मौका मिलेगा फौज में जाने का वो ज़रूर भेजेगी। अच्छा, एक और क्लिप होगा, ज़रा टीम नेक्स्ट क्लिप से आएगा। कहते हैं ना कि झूठ के पाँव नहीं होते, लेकिन कभी ना कभी झूठ अपने मैदे से सच बाहर उगल ही देता है। वो भारतीय मीडिया जो बेलगाम घोड़े की तरह है, अरनाब जैसे पालतू एंकर्स की बात, जो ज़बानें बाकायदा कैंची से भी ज़्यादा तेज़ चलती हैं और झूठ बकती हैं। बकवास करता है वो शख्स, बात नहीं करता और झूठी बकवास करता है। और उन ज़बानों में पाकिस्तान के खिलाफ इतना जहर भरा हुआ है, बल्कि जहर की फैक्ट्री लगी हुई है। और यही वजह है कि उन पालतू एंकर्स का जहर पाकिस्तान के खिलाफ इतना इस्तेमाल होने के बावजूद भी ख़त्म नहीं होता। अभी एंकर के साथ आप देख सकते हैं इस शख्स की तस्वीर, जिसका नाम है अरनाब गोस्वामी। ये नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा पालतू का मतलब समझते हैं ना, ये पालतू एंकर अपने एक्सपर्ट से ज़बरदस्ती ये कहलवाना चाह रहे, उगलवाना चाहता है कि वो ये कह दे कि तैयार है कि जो पुर्जे मिले थे वो पाकिस्तान के F-16 के थे। यानी भारतीय एंकर ये बताना चाहता है कि भारत का जो MiG-21 तैयारा पाकिस्तानी फजाइया ने मार गिराया, वो पाकिस्तान का तैयारा है, भारत का नहीं है। MiG-21 ही पाकिस्तान का तैयारा है, F-16, और ये भारतीय पायलट ने गिराया था। यानी ये कहना चाह रहे थे ये उसकी अचीवमेंट है, जो गिरा हुआ पायलट हमें मिला वो भी उसकी अचीवमेंट है। अब आगे सुने झूठ और ढिठाई की इंतहा, कि जब उस एंकर के तैयारे जांचने वाले एक्सपर्ट ने कहा कि ये जिस तैयारे का पुर्जा है वो तो F-16 का नहीं है, बल्कि भारत के तैयारे MiG-21 का है, तो इस एंकर के हाथों के बाकायदा समझ ले कि तोते उड़ गए। अब मजे की बात नाज़रीन, पाक फज़ाइया ने अपने पूरे ऑपरेशन के दौरान F-16 तैयारे इस्तेमाल ही नहीं किए। F-16 इस्तेमाल ही नहीं किए। इन्फॉर्मेशन तो पूरी ले लेनी थी तुम लोगों ने झूठा प्रोपेगेंडा करने से पहले, बल्कि JF-17 थंडर तैयारे का इस्तेमाल किया था पाकिस्तान ने। अब यहाँ से भारतीय मीडिया का झूठ एक्सपोज हो गया। झूठ के पाँव नहीं होते, मैं अक्सर कहती हूँ। और दूसरी अहम बात कि अगर भारत ने पाकिस्तान का तैयारा गिराया है तो फिर भारत की सबसे थकी हुई सौगात अभिनंदन हमारी आर्म फोर्सेस के हाथ कैसे चढ़ गई। वो तो बेइज्जत होकर हमारे इलाके से निकला चाय पी के। अब वज़ीर आज़म इमरान खान को इस बात का कहना है कि इल्म था कि जो उसकी ज़िल्लत हुई वो काफ़ी है, अब ये उसको अपने पास रखने का फ़ायदा ही नहीं था, उल्टा हमारी चाय का खर्चा बढ़ जाता है। इसलिए वज़ीर आज़म ने एक स्मार्ट मूव की और उसको भारत के हवाले करने का ऐलान कर दिया। ज़रा देखिएगा क्या कहा था इमरान खान साहब। अब देख लें कि हमारी फ़ौज ने भी बाकायदा ये प्रैक्टिकली साबित किया कि हमारी फ़ौज एक रिस्पॉन्सिबल फ़ोर्स है, ज़िम्मेदार फोर्स है। और प्राइम मिनिस्टर ने भी जो बातें की तो उन्होंने साबित किया कि वो ज़िम्मेदार वज़ीर आज़म है। और आप इसके बरक्स अगर देखें, अगर आप कंपैरिजन करें भारत की फ़ौज का पाकिस्तानी फ़ौज के साथ कितनी रिस्पॉन्सिबल आपको नज़र आ जाएगी, या फिर आप उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सोच का अगर आप मुआवजा करें, आप कंपैरिजन करें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की सोच से, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। खैर, हमने प्रैक्टिकली ये बता दिया इनको कि पाकिस्तान के साथ अब आइंदा ऐसा ना कीजिएगा, क्योंकि ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। सेनेट इंतखाबात को लेकर हुकूमत और अपोजिशन ने एक दूसरे को हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा टफ टाइम देने के लिए कमर कस ली है। इल्ज़ामात की सियासत उरूज पर पहुंच चुकी है। कौमी असम्बली का जो हल्का NA-75 बस में बदनज़मी की वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आपको पता है कि दोबारा इंतखाब करवाने का हुक्म भी दिया है। अब इस पर हुकूमत की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में 2 पटिशन्स दायर की जाएंगी, जिसमें से एक इलेक्शन कमीशन के दोबारा इंतखाब को चैलेंज किया जाएगा एक पटिशन में, जबकि दूसरी में ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई के फैसले को भी चैलेंज किया जाएगा। अच्छा, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो असल जंग है वो क्या है? वो ये कि हुकूमत चाहती है कि सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट के जरिए करवाए जाएं ताकि इलेक्शन शफाफ तरीके से हो सके, जबकि अपोजिशन की जानिब से सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने की तजवीज़ की मुखालिफत की जा रही है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने के सदारती रेफरेंस पर राय में है ये जो सेनेट इंतखाबात हैं ओपन बैलेट से होंगे या फिर नहीं होंगे या खुफिया बैलेट से होंगे, पूरी कौम की नज़रें अगर मैं कहूँ कि सुप्रीम कोर्ट की राय पर लग गई हैं तो गलत नहीं होगा। इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, तमाम इशूज़ पे गहरी नज़र रखते हैं, और या मकबूल जान साहब। और ये सब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और ये सब अब अजीब सा ही मसला पड़ गया। देखें ना, हुकूमत क्या चाह रही है, अपोजिशन क्या चाह रही है। अगर सेनेट इंतखाबात 2021 ओपन बैलेट से हो जाते हैं, करवा लिए जाते हैं, और ये साहब इसमें अपोजिशन को इशू आखिर क्या है? देखें, पंजाब के जो इलेक्शंस हुए हैं वो टोटल अनअपोज्ड यानी बिला मुकाबला हुए हैं, जिससे इस बात का अंदाज़ा हुआ है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर चाहें तो इस मुल्क के अंदर किसी किस्म की भी रिफ्ट जो है वो ख़त्म की जा सकती है। और अगर आपका मिजाज ठीक है और अगर आप समझते हैं कि जो पार्टी जितने वोट रखती है उन्हीं पार्टियों को उतनी नशिस्तें मिल जाएं
तो ये सेनेट के इलेक्शन में ना इतना शोर मचे, ना इतना रौला मचे, ना हम प्रोग्राम करने वाले को नया मौजू मिले, रोज़ लड़ाई ना हो, आपस में भी लड़ाई ना हो। ये पता नहीं क्या बात है, मुझे ये समझ आती है। जिसे कहते हैं लहू गर्म रखने का एक बहाना, एक ऐसी चली आ रही है। अब देखिए जो असल मसला तो इस्लामाबाद में उसका सीट का है, जो यूसुफ गिलानी और हफीज शेख की सीट का। अब वहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि 11 नंबर का फ़र्क है। 11 लोगों को इतना आसान नहीं होता कायल करना, अपने साथ मिलाना। एक तो ये होता है। दूसरा जो है कि 2 सीटें जो हैं वो इस वक्त PTI के मुखालिफ लोगों की ख़त्म हो गई। एक तो कुर्रम की सीट थी, वो ख़त्म हो गई, जाहिर बात है वहाँ पर JUI हार गई है, PTI जीत गई है। और दूसरी ये जो डस्का की सीट थी कौमी असम्बली की, इस सीट के ऊपर इलेक्शन कालदम हो गए। अब तो ये भी उनकी सीट थी, जाहिर बात है अपना नून लीग की सीट थी, ये अब 18 मार्च को आएगी, उस वक्त तक इलेक्शन ख़त्म हो जाएंगे। तो 11 की जगह 13 बंदे जो हैं उनको कायल करना पड़ जाएगा। तो अब तो मामला इसलिए पंजाब में ठंडा पड़ गया इन इलेक्शंस के बाद कि जाहिर बात है कि उनको नज़र आ गया है कि ये मामला है। लेकिन जाहिर बात है गुफ्तगू शुफ्तगू करनी है, रौला डालना है, शोर मचाना है। बुनियादी तौर पर तो मैं ये समझता हूँ कि राय कोई भी हो वो ओपन होनी चाहिए। सीक्रेट राय का कोई तस्वर ही नहीं है। सीक्रेट राय का तस्वर उस वक्त होता है कि जब आप किसी के खिलाफ कुछ साजिश करना चाह रहे हो। देखिए अभी ट्रंप का मामला था, रिपब्लिकन 12-13 रिपब्लिकन दूसरी तरफ चले गए। किसी ने कहा कुछ उसको नहीं, वो कहते हैं हम समझते हैं कि जो भी है ट्रंप हमारा लीडर है, कुछ है, लेकिन उसकी हरकत गलत है, इसलिए हम उसके खिलाफ वोट देंगे, और उन्हें दिया वोट। मसला सर यह है कि अगर ओपन बैलेट हो जाए तो पता चल जाएगा कि कौन खिलाफ है और कौन पार्टियों की वजह से खिलाफ है, कौन पैसे दे के खिलाफ हो गया, कौन बिक के खिलाफ हो गया। एक चीज़ वादे हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, और ये सब आगे चलते हैं। अभी हुकूमत सेनेट इलेक्शन शो ऑफ हैंड के जरिए इसलिए करवाना चाहती है क्योंकि उन्हें अपने अरकान पर एतमाद नहीं है। अब ये ख्याल चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के वक्त क्यों नहीं आया था ऑपोजिशन को? ऑपोजिशन की इस बात में आपको कितना वजन लगता है? देखिए पहली बात तो यह है कि ये बात के एतमाद, एक प्रिंसिपल स्टैंड की बात कर लेते हैं। एतमाद तो जाहिर बात है कि करप्शन जिसने करनी है वो तो होगी। आज आप कहते हैं कि जी हमारे MPs बिक जाते हैं, पैसे ले लेते हैं, तो क्या वो एक आदमी जो है जो 15 MPs को 1-1 करोड़ रुपया देगा, वो पार्टी के लीडर को 15 अरब जाके दे देगा, वो नवाज शरीफ को दे देगा, वो जरदारी को दे देगा, इमरान खान को दे देगा। तो वो तो वहाँ जा करप्शन तो वहाँ भी हो सकती है, और वो पहले तो होती रही है। जो पार्टी टिकट हैं इस सेनेट के इलेक्शन ऐसे तो नहीं है कि एक आम आदमी खड़ा होकर जो इलेक्शन लड़ लेगा। सेनेट के इलेक्शन के अंदर बाकायदा 2 आपको एक प्रपोजर और एक सेकेंडर चाहिए जाता है, एक तजवीज़ कुनिंदा और एक तायद कुनिंदा। दोनों MPA होने चाहिए या दोनों कौमी असम्बली के रुकन होने चाहिए। तो ये दोनों भी तो किसी पार्टी से निकलेंगे ना, आज़ाद तो नहीं है, तो किसी पार्टी से उनको लेके आएगा। ये सारे का सारा रौला जो है, ये शोर जो है, ये बेसिकली मुझे नहीं लगता, बस इसके लिए मसला है कि किसी के पास कोई इशू रह नहीं गया हुआ और कोई किसी किस्म की सियासत उस तरह की कर नहीं रहा, जिसकी वजह से ये इशू जो है इसको उठाया जा रहा है। ठीक है, इस वजह से इस इशू को उठाया जा रहा है। अच्छा, और ये सब सेनेट इंतखाबात के मामले पर हम कह सकते हैं हुकूमत अपोजिशन की बाकायदा ठन गई है। अजीबोगरीब सी सिचुएशन इस टाइम पे है। अब इस अहम मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने जो राय महफूज कर ली है, उस हवाले से तमाम लोग सोच रहे हैं, बहुत से सवाल ज़हन में गर्दिश कर रहे हैं कि आखिर अब वहाँ से क्या फैसला होता है। तो आपको क्या लगता है कि अभी ऊँट किस करवट बैठेगा, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो मैंडेट है वो बड़ा लिमिटेड है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला दे देती है तो आइन ये कहता है कि वो बाइंडिंग हो जाता है। 190 आर्टिकल जो वो कहता है कि ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल अथॉरिटी शुड एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यानी तमाम तर अथॉरिटी जो कि जुडिशियल है या एडमिनिस्ट्रेटिव है, उसको सुप्रीम कोर्ट का हुक्म बिला चूनो चरा मानना पड़ेगा। अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई अदालत तो है नहीं, उसके ऊपर तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। तो अगर वो फैसला एक दे देती है और कहती है कि आइन की रूह के मुताबिक आइन वालों ने ये बुनियादी तौर पर राय को वाज़े रखा है, और वो राय इसलिए वाज़े रखी है ताकि पार्टी की लॉयल्टीज पता चल जाए और लोग बिके ना। और दूसरी बात यह है कि फंडामेंटल राइट्स के अंदर करप्शन को रोकना, बदयांती को रोकना, लोगों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देना, ये सारी चीज़ें मिला के को फैसला कर देते हैं तो दोनों तरफ कर सकते हैं। फिंगर्स आर क्रॉस, सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कल कर सकते हैं फैसला महफूज होने के बाद।
ठीक है, कुछ भी कर सकती है। अच्छा, और ये सब ऑपोजिशन ने जो 26 मार्च को लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है, पहले ज़िमनी, फिर सेनेट इलेक्शन में हिस्सा, फिर लॉन्ग मार्च, असेंबली में भी रहना है, लॉन्ग मार्च भी करना। आपको याद होगा पहले कहते थे हम ये भी नहीं करेंगे, हम वो भी नहीं करेंगे। फिर इमरान खान साहब को बड़ा ये यू टर्न खान कहते हैं, तो खुद हर मौके पर इन्होंने बाकायदा यू टर्न लिया और जो कहते रहे उसके बिल्कुल ऐन मुनाफी किया, बिल्कुल ऑपोजिट उलट किया। अब ये जो असेंबली में रहना भी है, लॉन्ग मार्च भी करना है, कुछ समझ आ रही है आपको इन लोगों की स्ट्रैटेजी? ये क्या कर रहे हैं? बेवकूफ़ किससे बना रहे हैं? अवाम को बना रहे हैं, हुकूमत को बना रहे हैं, सबसे बड़ी बात अपने आप को बना रहे हैं। मेरे ख्याल से अपने आप को कंफ्यूज रखना या अपने आप को क्लियर ना रखना या अपने आप को बेवकूफ़ बनाना सबसे ज़्यादा मुश्किल सिचुएशन होती है इंसान के लिए। आप अग्री करेंगे? देखिए, जिस दिन ये तहरीक शुरू हुई थी पीडीएम की, उस दिन से मैंने एक बात की थी कि, और आज भी मैं उस पर कायम हूँ कि ये एक सियासी तहरीक नहीं है। सियासी तहरीक का एक गोल होता है, एक लाए अमल होता है कि उसने क्या चीज़ हासिल करनी है। मसलन उसने किसी आइन में अंदर को तरमीम करवानी है, उसने किसी किस्म के लॉ को ख़त्म करवाना है, उसने किसी हुकूमत के अंदर से कुछ लोगों को तोड़ के हुकूमत को तब्दील कराना है। अब वो बुनियादी तौर पर तहरीक इस बात पे है कि जी अदारे जो हैं वो मुदाखलत करते हैं, इस यही है ना बुनियादी फसा। अब मतलब यह है कि किस कानून के तहत करते हैं। पाकिस्तान में तो कोई ऐसा कानून नहीं थी जिसके तहत अदारे मुदाखलत करते हों। अच्छा, अगर अदारे मुदाखलत करते हैं तो जब आप तहरीक आपकी इस मकाम पर पहुँचेगी कि आप एक सतह पे आ जाएंगे, तो आप किसके साथ नेगोशिएशन करेंगे? क्या अदारे मानेंगे कि हम वो करते हैं, या कौन सा ऐसा आइन में कानून में नया आइन बना लिया जाए कि अदारे नहीं मानेंगे? मसला सारा जो है कि उनको भी पता है ये सारा कुछ जो है ये उनके अपने पॉलिटिकल वर्कर्स और उनके एमएनएज एमपीएस की वजह से होता है। एक एमएनए, एक एमपीए जो एक टेलीफोन कॉल सुन के एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी चला जाता है, तो उसमें कसूर तो उस एमएनए, उस एमपीए और पॉलिटिकल वर्कर का है। वो ही है कि जो अपने आप को बिकने के लिए तैयार होता है। यानी एक दुकानदार ये कहे कि मेरे दरवाजे पे ग्राहक बहुत ज़्यादा आते हैं और मुझे से चीज़ें खरीद के ले जाते हैं, तो बड़ा अजीब गरीब है। दुकानें तो पॉलिटिकल पार्टीज में खुद खुली हुई हैं। तो ये तहरीक नहीं थी, ये एक रौला था और उस रौले के अंदर से बहुत सारी मुराद लेनी थी। मौलाना फजल रहमान की तहरीक के दौरान नवाज शरीफ साहब का प्लेटलेट गिरा। ठीक है, हाँ, आप प्लीज कंटिन्यू करें। जी जी जी, और क्या क्या कुछ हुआ इसमें से? प्लेटलेट गिरा, वो बाहर चले गए, उनको एक रिलीफ मिल गया। हाँ, ठीक है। अच्छा, और ये सब कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन आती है। हमारे यहाँ तो सियासतदान फिल्मों से बड़ा कुछ सीख लेते हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी आती है कि जी फ़लाँ किताब से सीख लिया, फ़लाँ फिल्म से सीख लिया। अब जिस अगर हम सियासत का बैकग्राउंड देखें तो बैकग्राउंड से बहुत सी चीज़ें सीखी जा सकती हैं, माजी से सीखी जा सकती हैं। अब मौलाना फजल रहमान साहब ने अपने वालिद की वो जो तहरीक थी यादगार, PNA, पाकिस्तान नेशनल अलायंस, आपको याद होगा, 9 जमातों का एक इत्तेहाद था, भुट्टो साहब के खिलाफ बना था, उसको लीड किया था मुफ्ती महमूद साहब ने। तो आपको लगता है कि मौलाना साहब की कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन उनके वालिद थे, वो PNA तहरीक थी, उसी की वजह से इन्होंने कहा कि चले हम भी एक तहरीक चलाते हैं, हुकूमत के खिलाफ हम वो तहरीक चलाएंगे? या फिर आपको लगता है कि बिल्कुल उससे हट के ये था और जो वाकई जो इनके ये जो चाहते थे कि क्या नताइज जाएं, या हम कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग नहीं थे, इनकी ग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं थी, इनकी रूट स्ट्रॉन्ग नहीं थी, तभी इनको नाकामी का सामना करना पड़ा हर मोड़ पर। और ये आपस में भी एक पेज पर नहीं है, जितनी जमातें आपस में भी बटी हुई हैं, तमाम के मुफादात आपको पता है अलग अलग हैं। अब तो लोगों से भी ढकी छुपी बात ये नहीं रहेगी, सब लोगों को समझ आ गई कि कौन किसके साथ है और किस हद तक किसके साथ है। देखिए, मौलाना मुफ्ती महदूद की तहरीक के ज़माने में हम उस तहरीक में शामिल थे, हमने उस तहरीक को देखा हुआ है। मौलाना मुफ्ती महदूद की तहरीक का मामला ये हो गया था कि एक वक्त ऐसा आ गया था कि मुकम्मल तौर पे स्टैंड स्टिल हो गया था। अखबारें कहती थीं कि एहतजाज की थकन, जैसे कहते हैं कि फटीक पे आ गई है लोगों के अंदर, लोग कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि तब्दील कुछ नहीं हो रहा था। सारे 9 सितारे मिल के भी भुट्टो को नहीं उतार सके थे। यहाँ पर लाहौर में जुलूस निकलते थे, रोज़ निकलते थे, रतन सेनमा की फायरिंग हुई थी, असम्बली के सामने फायरिंग हुई थी, शोर था, हंगामा था, लेकिन आखिर उसको भुट्टो को उतारने के लिए ज़ियाउल हक को पिंडी से GHQ से आना पड़ा। वो अगर ना होता तो जुल्फ़िकार भुट्टो को नहीं उतारा जा सकता था। आप देखें 300-350 लोग उस तहरीक में मारे गए थे। तो मुफ्ती महमूद साहब की तहरीक में भी असगर खान जो था उसका रास्ता ये था, वो कहता था कि फ़ौज को लिखो, फ़ौज। तो एक तो बात यह है कि कोई भी तहरीक जो कि किसी हुक्मरान को उतारने के लिए होती है, वो बुनियादी तौर पर इनवाइट कर रही होती है किसी ऐसी कुव्वत को, किसी ऐसी ताकत को जो आके इस हुक्मरान को उतार के नीचे ले जाए। अगर कोई शख्स ये समझता है कि तहरीकों से और इस तरह की चीज़ों से और इस तरह की तहरीकों से जिसमें एक ऐसा क्राउड हो कि जिसके लिए ट्रांसपोर्ट जो है वो MNA लेके आएगा, जिसके लिए खाने का बंदोबस्त जो MPA करेगा, जिसके लिए झंडों का बंदोबस्त कोई और करेगा, जिसके लिए नारे लगाने के लिए DJ का बंदोबस्त कोई और करेगा,
ऐसी तरीके इनकलाब नहीं लेके आया करती। इनकलाब की रास्ते और मतलब ईरान में जो इनकलाब आया है उसमें कोई डीजे नहीं था, उसमें कोई बसें नहीं आती थी, उसमें कोई सवारियां लेके इधर से उधर नहीं पहुंचता था, उसमें कोई झंडे तकसीम नहीं करता था, उसमें कोई इस तरह की सूरत नहीं थी कि जनाब एक जलसा है, उस जलसे के अंदर वापस भी छोड़ के आना है, लेके भी आना है। वो लोग खुद निकला करते थे, खुद आगे बढ़ते थे, और वो भी उनको भी 100-1.5 साल लगा था रोज़ जुलूस निकालते हुए। ये तहरीक तो बुनियादी तौर पर एक वक्त के लिए चली थी और उस वक्त तक ही है जब तक इनको तो पार्टीज़ को कुछ मुराद नहीं मिल जाती, कुछ रिलैक्सेशन नहीं मिल जाती, तब तक चलती रहेगी। ठीक है जी, अच्छा आगे चलते हैं। और ये सब लास्ट क्वेश्चन पे मुझे आपका शुक्रिया अदा करना है, वक्त की कमी है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने जो NA 75 के ज़िमनी इलेक्शन को कलअदम करार दिया है और 18 मार्च को दोबारा ये इलेक्शन करवाने का बाकायदा फैसला किया गया है। अब आपको पता है इस फैसले को हुकूमत चैलेंज करने जा रही है, आप कैसे देख रहे हैं हुकूमत के इस फैसले को? मेरा ख्याल है हुकूमत को नहीं करना चाहिए। उसकी एक वजह है, उसकी वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन ने पहली दफ़ा ओवर रिएक्ट तो किया है और वो अच्छा किया है। उसकी वजह यह है कि हमने गुज़श्ता तकरीबन 30 सालों के अंदर बहुत बुरे इलेक्शन देखे हैं। ये जो लोग कहते हैं ना कि डस्का में पहली दफ़ा हुआ है, 12-12, 13-13 लोगों की लाशें उठी हैं। मतलब आपको याद होगा नवाब असलम रईसानी का वालद, उनका जो किस्सा जो चला है इलेक्शन के अंदर, 85 के इलेक्शन के अंदर, आज तक कम से कम 2-2, 3-3 हज़ार बंदे एक दूसरी तरफ से मर चुके हुए हैं। तो ये उन्होंने बाकायदा फैसला अच्छा किया है। दोबारा अगर वो इलेक्शन में आते हैं तो ये उनके लिए बेहतर होगा। वैसे भी ये नून लीग की सीट थी। पहली बात तो ये साबित हो गया कि ये नून लीग की पक्की सीट नहीं है। पहले वहाँ उनके बगल में कोई कैंडिडेट खड़ा ही नहीं होता था। अब असद बरी ने बाकायदा 1 लाख वोट लिया है। तो इसका मतलब यह है कि PTA की एक तरह की फतह तो हो गई भी है। उनको दोबारा इलेक्शन में जाना चाहिए और आराम से जाना चाहिए। सही है, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। और ये सब आपके वक्त के लिए, आपके तज्जिए के। मुलाकातों की ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे नुमाइंदा खुसूसी सदीक जान अपनी बड़ी खबर के साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, हमेशा की तरह सदीक जान मेरे साथ मौजूद हैं इस सेगमेंट पे अहम खबरों के साथ। जी सदीक जान, इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमले का जो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान के जो अहम रिमार्क्स हैं, मैं चाहूँगी कि आप नाज़रीन के साथ शेयर कीजिए। जी बिल्कुल, इस पर हम बताते हैं। और पहले ये बता दें कि अगला हफ़्ता, ये तो हमारे इस हफ़्ते का आखिरी प्रोग्राम है, लेकिन अगला हफ़्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगले हफ़्ते में इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमले के मामले समेत जो सुप्रीम कोर्ट से फ़ैसला आना है सोमवार या मंगल को, जिसमें सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की जानिब से फ़ैसला सुनाया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक सेनेट इलेक्शन की जो बैलेटिंग है वो खुफिया होगी या ओपन होगी। साथ ही अगले हफ्ते में NA 75 के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला है, जिसमें इलेक्शन को कलअदम करार दिया गया 19 फरवरी वाले को, उसको जो चैलेंज किया जाना है उसकी भी समाअत के काफ़ी इम्कानात हैं कि अगले हफ्ते के अंदर अंदर होगी। और तीसरा जो मामला है वो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर जो हमले का मामला है, उस पर मैं आता हूँ। लेकिन साथ ही अगले हफ्ते में बहुत जो है वो शदीद जहाँ पर पॉलिटिकल जो है वो एक्टिविटी होगी, वहीं पे सेनेट इंतखाबात भी अगले हफ्ते जो है वो होने जा रहे हैं। तो बहरहाल अगला हफ्ता जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है पाकिस्तानी सियासत के लिए। अब हम बात करते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो वकला तंजीमें हैं, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले को चैलेंज किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने, जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब, जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने एक तारीखी फ़ैसला दिया है, जिस फैसले में ये कहा गया है कि F8 कचहरी के साथ जो चैम्बर्स हैं वकला के, वो फुटबॉल ग्राउंड के ऊपर हैं, और जो फुटबॉल ग्राउंड के ऊपर चैम्बर्स हैं, उन चैम्बर्स को वकला खुद 28 फरवरी तक ख़त्म कर दें, वरना हुकूमत को, इदारों को ये हुक्म दिया गया है कि उन चैम्बर्स को गिरा दिया जाए और 23 मार्च को कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह को खराज तहसीन पेश करने के लिए वहाँ पर बच्चों का मैच कराया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले को चैलेंज किया गया। आज पहले तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हमें अफसोस है कि वकला अपनी डिग्निटी को कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। जो कुछ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से किया गया वो किसी भी तौर पर जस्टिफाइड नहीं है। साथ ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि थोड़ा सा अकल से वकला को काम लेना चाहिए, शऊर से काम लेना चाहिए, तहम्मुल से काम लेना चाहिए, बर्दाश्त से काम लेना चाहिए, सोचना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं। 8-10 वकला इकट्ठे होते हैं, स्पीकर ऑन करते हैं, अदलिया के खिलाफ बात करना शुरू कर देते हैं, वो अदलिया जिसका वो खुद हिस्सा हैं। इजाज़ुल हसन साहब ने भी आज सवाल किया और उन्होंने ये कहा कि आप ये बताएं कि क्या
कोई भी वकील सरकारी जगह के ऊपर चैम्बर बना सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि रास्ते को जो फुटबॉल ग्राउंड है, हॉकी ग्राउंड है, बच्चों के खेलने की जगह है, वहाँ पर कैसे तामीरात हो सकती हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने भी कहा कि हम जो इस तरह के पार्क जो किसी पार्क की जगह है, किसी फुटबॉल ग्राउंड की जगह है, उस जगह पर हम तामीरात की इजाज़त हरगिज़ नहीं दे सकते। इसके बाद मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने सवाल किया, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर साहब ने, कि आप ये बताएं कि आपसे एक राय मांगी गई थी, तजावीज़ मांगी गई थी कि वकला को जो 5 एकड़ और ज़मीन फराहम की जा रही है, उस हवाले से आपसे तजावीज़ मांगी गई थी, आपने उसके हवाले से तजावीज़ क्यों नहीं दी और वहाँ जाकर आप अपने चैम्बर क्यों नहीं बनाते। इसके अलावा आज अदालत से ये इस्तदा की गई कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हमले में मुलविस वकला गिरफ्तार हैं, उन 8 वकला को रिहा कर दिया जाए फौरी तौर पर। अदालत ने कहा कि ये मामला हमारे सामने नहीं है, तो आप किस तरह कहते हैं कि हम उनको रिहा कर दें। तो कहा गया कि आप पेरेंटल जुरिसडिक्शन इस्तेमाल करते हुए उनको रिहा कर दें, लेकिन अदालत ने ये इस्तदा मुस्तरद करते हुए अभी वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है उसको तो मुअत्तल कर दिया है, यानी चैम्बर्स फौरी गिराने का जो फैसला है उसको मुअत्तल करते हुए केस मंगल के रोज़ समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। और साथ ही अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जवेद खान साहब और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब को नोटिस जारी किए गए हैं। वो आकर अदालत को सिचुएशन बताएंगे, रियासत का, हुकूमत का मौक़िफ़ पेश करेंगे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से फ़ैसला सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज एक चीज़ तो क्लियर कर दी है कि इस तरह की गैर कानूनी तामीरात, कब्ज़े की जगह के ऊपर तामीरात की इजाज़त नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि कराची के अंदर भी जो है वो कमर्शियल एरियाज़ में अदालतें हैं, लेकिन वहाँ पे वकला ने ऐसे नहीं किया कि वहाँ पर वो इस तरह से ज़मीनों पे कब्ज़ा करके और चैम्बर जो है वो बना लें। इसके अलावा जो सियासी जोड़ तोड़ है, अब हम ज़रा सियासत पे बात कर लेते हैं। सियासी जोड़ तोड़ जारी है। सेनेट इलेक्शन के लिए हुकूमत और अपोजिशन दोनों दिन रात कोशिशें कर रहे हैं। हुकूमत के पास हुकूमत को शिकस्त देने के लिए PDM जो है वो सर बकाफ है। भरपूर कोशिश की जा रही है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को मुंतखब करवा लिया जाए और इस हवाले से इस बात की ये तस्दीक हुई है, जो पहले भी चीज़ रिपोर्ट हुई थी कि कहा गया है कि अगर हुकूमती कोई रुकन हुकूमत के ख़िलाफ़ वोट डालेगा यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को और उसके बाद पार्टी उसे इस्तीफ़ा ले लेती है या उसको डी-सीट करवा देती है, अव्वल तो करवा नहीं सकती क्योंकि आइन में ऐसी कोई कदगा नहीं है, लेकिन उसे कहा गया कि अगर आपको पार्टी छोड़नी भी पड़ गई किसी हुकूमती फ़र्द को, शख्स को, रुकन को, और वो अगर ज़िमनी इंतखाबात लड़ेगा तो ज़िमनी इंतखाबात में उसके मुकाबले में PDM कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। तो बड़ी तगड़ी ऑफ़र्स हो रही हैं और साथ ही बस एक ही इन ऑफ़र्स में रुकावट आ सकती है और वह है सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला। अगर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया कि बैलेटिंग जो है वो ओपन होगी, ट्रेसेबल होगी, सिक्रेसी ताक़यामत नहीं है और बैलेट देखा जा सकता है, ट्रेस किया जा सकता है, तो फिर शायद मुश्किल हो जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो खेल जो है वो बहुत दिलचस्प हो चुका है। हुकूमत भी जो है वो कह रही है कि हमें शिकस्त नहीं होगी, लेकिन PDM 100 नहीं 1000% कॉन्फिडेंट है कि वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को मुंतखब करवा लेंगे। और साथ ही वो उसके बाद कह रहे हैं कि अगर जैसे हम यूसुफ रज़ा गिलानी को फतह दिलवाएंगे उसके बाद हम तहरीक अदम एतमाद की तरफ जाएंगे। तो बहरहाल अगला आने वाला हफ्ता शहर इक़्तिदार में ऐसी एक्टिविटीज़ हैं कि जिनके असरात ना सिर्फ पाकिस्तान की आइंदा 2.5 साल की सियासत पे रहेंगी बल्कि और लम्हा उन तमाम एक्टिविटी से सदीक जान आपके थ्रू हम आगाह रखेंगे अपने नाजरीन को अपने तीसरे सेगमेंट में खास तौर पे। तो बहुत शुक्रिया आपकी बड़ी खबरों के लिए, तज्जिए के लिए। और नाजरीन जाने से पहले मैं आज भी दोबारा कहना चाहूँगी कि चेयरमैन जो सलीम बेग हैं, पैमरा के चेयरमैन हैं, अब तक अपनी हठधर्मी पर कायम है। अब तक किसी इदारे की जानिब से कोई नोटिस नहीं लिया गया, बल्कि वो क्या करते हैं जी कि उनकी नाअहली की आवाज़ उठाने के जुर्म में हर चंद दिन के बाद कोई ना कोई बहाना वो बंदा तलाश करता है, कभी नोटिस भेज देता है, कभी लाइसेंस मुअत्तल कर देता है ताकि किसी तरीके से उसकी जहनी तसल्ली हो सके, यानी अपने ओहदे का, अपनी कुर्सी का नाजायज़ फ़ायदा उठाता है वो शख्स। आज भी मेरी चीफ जस्टिस पाकिस्तान से और जो मुतालिका हुकाम है उनसे बाकायदा ये गुजारिश है कि चेयरमैन पैमरा को फौरी उनके ओहदे से हटाया जाए, किसी अहल शख्स को मेरिट की बुनियाद पर उस कुर्सी पर, उस ओहदे पर बिठाया जाए। और अभी तक अगर उनको नहीं हटाया जा रहा तो अफसोस के साथ मैं कहूँगी कि क्या ये है नया पाकिस्तान। इसी के साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह पीर के रोज़ सेम टाइम सेम चैनल की ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।